करते थे, विभिन्न सभ्यताओं में मजदूर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, दार्शनिक बहुत बड़े हुए, एक से एक बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने किताबें लिखी बहुत अच्छी अच्छी, बहुत मूल्यवान विचार दिए, लेकिन मार्क्स एंगल्स को, इन दोनों को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने ये जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नाम की जो पुस्तिका लिखी, ये पुस्तिका असल में मजदूर आंदोलन का इतिहास है। पूरी मानव सभ्यता में मजदूर किस तरह से लड़ते रहे हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न वर्गों के रूपों में, और ये उन्होंने एक तरह से उसे जैसे कहें कि सार के तौर पर हमारे सामने रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये है वो ये कि लोगों को ये धारणा रही अभी भी है कि मजदूरों का काम है काम करना, मजदूरों का काम सपने देखना नहीं है। मार्क्स ने, एंगल्स ने, दोनों ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जरिए दुनिया के मजदूरों के सपने को साकार किया कि मजदूर भी सपना देख सकते हैं। वे ऐसा सपना देख सकते हैं जिसकी कभी पहले कल्पना नहीं की गई थी। यह कल्पना नहीं थी कि मजदूर राज सत्ता पर आएंगे, ये सपना है, ये लक्ष्य है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कि मजदूरों को राज सत्ता पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहिए। विभिन्न देशों में मजदूर अपने अपने तरीके से, अपनी शक्ति के अनुसार इसके लिए प्रयत्नरत हैं, और ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहें कि सामाजिक राजनीतिक असर है इस मैनिफेस्टो का, कि सारी दुनिया में पहले कभी मजदूरों के संगठन नहीं होते थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आने के बाद मजदूर संगठनों की एक तरह से बाढ़ आई सारी दुनिया में। पहली बार ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं, वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट उठ के खड़ा हुआ, और ये वो मूल्यवान चीज है जिसको कि कायदे से ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्टों पर हमले करते हैं, आए दिन आलोचना करते हैं, जिनकी बाद में मौका लगेगा तो मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक बहुत बुनियादी चीज कहना चाहता हूं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का बुनियादी लक्ष्य है मजदूरों को संगठित करने और यूनियन बनाने की आदत डालना, उनके अंदर संस्कार पैदा करना कि वे अपने संगठन बनाएं, अपनी एकता को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बीच में लाएं और जोड़ें। यह वह बुनियादी लक्ष्य, मकसद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का है जो कि उसमें लिखा हुआ है। हुआ यह है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में जब बातचीत की जाती है, कौन सी चीज है महत्वपूर्ण? अगर मुझसे पूछे, जैसा कि आपके सरल शब्दों में बताइए, तो सबसे मूल्यवान चीज है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने दी, जिसको कि हम में से अधिकतर लोग समझते नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक तरह से बेपर्दा किया गया पूंजीपति वर्ग को और सामंत वर्ग। जो भी बात कही जाए ट्रांसपेरेंट ढंग से कही जाए, पारदर्शी ढंग से कही जाए। ये पहली सीख, ये पहला मंत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से सारी दुनिया को मिला, और सारी दुनिया ने बेबाक तरीके से, पारदर्शी ढंग से बोलने की कला सीखी। दूसरी चीज, दो टूक शब्दों में बात की जाए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में छोटे छोटे रूपों में चीजें लिखी गई हैं और बहुत तीखे ढंग से लिखी गई हैं। क्यों? ये कहां से कला आई? ये भाषा कहां से आई? ये बोलने की कला कहां से आई? क्रांति कोई खून खराबा नहीं है। मार्क्स कहते हैं क्रांति भी एक आर्ट है, कला है। क्रांति करने की कला आनी चाहिए हमको। जो लोग क्रांति करने की कला जानते हैं वे समाज में क्रांति करते हैं, और समाज में क्रांति करने का मतलब मजदूरों के संगठन बनाना, अधिक से अधिक लोगों को संगठनबद्ध करना और उनका विस्तार करना। आप यहां से देखिए, लोग कहते हैं ना कम्युनिज्म का क्या असर है भारत में, कम्युनिस्ट तो दिखाई नहीं देते। आप उठा के देखिए मजदूर संगठनों की सदस्य संख्या हिंदुस्तान में विभिन्न राजनीतिक दलों के तहत जो संगठन में काम कर रहे हैं, मजदूर संगठन, उनके सदस्य संख्या देखिए करोड़ों में है। वो चाहे आरएसएस के साथ हो, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, बुनियादी चीज मजदूरों का अपना संगठन होना चाहिए। और ये मंत्र किसने दिया? कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, और इस मंत्र के सब चेले हैं, आरएसएस से लेकर कांग्रेस तक सारे लोग कृतज्ञ हैं उसके। जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कम्युनिज्म का कोई असर नहीं है, हम तो उससे अप्रभावित हैं, हम सिर्फ विनम्रता से कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने कभी मजदूरों को एकजुट संगठनबद्ध नहीं किया था। किसी भी हिंदू दार्शनिक ने मजदूरों को संगठित करने की कला का मंत्र नहीं दिया था। एकमात्र मार्क्स एंगल्स थे ह्यूमन हिस्ट्री में जिन्होंने यह मंत्र दिया, और आज पूरी मानव सभ्यता, सारी दुनिया के मजदूर कृतज्ञता से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ही नहीं,
मार्क्स और लेनिन एंगल्स को दोनों को प्रणाम करते हैं, और यही उसकी जो बुनियादी ताकत है, इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। एक अन्य चीज, अगर आप कोई और चीज पूछना चाहें तो आप पूछें। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ओपनिंग पैराग्राफ क्या है? यूरोप को एक भूत आतंकित कर रहा है, कम्युनिज्म का भूत। इस भूत को भगाने के लिए पोप और जार, मेटरनिक और गीजो, फ्रांसीसी उग्रवादी और जर्मन खुफिया पुलिस, बूढ़े यूरोप को सभी शक्तियों ने पुनीत गठबंधन बना लिया है कम्युनिज्म के खिलाफ। कौन कौन लोग एकजुट हैं? आप उठा के देखिए, भारत से लेके फ्रांस तक आज की डेट में कौन कौन लोग एकजुट हैं? जार भी एकजुट है और पोप भी एकजुट है। और यहां पर वे तमाम लोग एकजुट हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। यानी आप सोचिए, इसे कहते हैं दूरदृष्टि। मार्क्स एंगल्स की दूरदृष्टि थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ में कौन लोग एकजुट होंगे? खुफिया पुलिस भी एकजुट होगी। हिंदुस्तान की पुलिस जानती है कि संविधान का मतलब क्या है, कानून का मतलब क्या है, इसके बावजूद वे एकजुट हैं। जैसा कि आपने कहा, वो अर्बन नक्सल, कम्युनिस्ट, इन सब के खिलाफ में झूठी एफआईआर करना, झूठे केस बनाना, ये एक पुरानी बीमारी है कम्युनिज्म के खिलाफ। इंटरनेशनल बीमारी है ये नेशनल बीमारी नहीं है। क्योंकि कम्युनिज्म की लड़ाई अंतरराष्ट्रीय लड़ाई है, इसलिए कम्युनिज्म के शत्रु भी अंतरराष्ट्रीय शत्रु हैं। लोकल उनके चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इंटरनेशनल है। दूसरी एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कि उसी में है, मैनिफेस्टो में, वो ये कि मार्क्स एंगल्स ने इस बात पर जोर दिया कि जब ये लोग इतना हमला कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं इसका मतलब यह कि कम्युनिस्ट एक ताकत है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया, हिंदुस्तान की ताकत यह नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कितने सांसद बने। हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों की ताकत मजदूरों के संगठनों में रहती है। मजदूर कितने संगठनबद्ध हैं और कितने यूनियन के मेंबर हैं। यूनियन की मेंबरशिप का विस्तार होता है या उसमें गिरावट आती है, और ये उनकी ताकत है जिसकी वजह से आए दिन यहां पर दिल्ली में तो कोई कम्युनिस्ट जीतता नहीं। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में भी 250 वोट मिलते हैं मुश्किल से। लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि पूरा नेशनल मीडिया दिल्ली में लगा रहता है कम्युनिस्टों के खिलाफ में। क्यों? क्योंकि खेतीहर मजदूर से लेके डेली वेज वर्कर से लेके आंगनबाड़ी वर्कर से लेके तमाम किस्म के जो मजदूर हैं वे आज संगठनबद्ध हैं और वे ताकत हैं, और इस बात को पूंजीपति वर्ग जानता है। इसलिए एंगल्स ने कहा था कि यूरोप की सभी शक्तियों ने स्वीकार किया है कि कम्युनिज्म स्वयं एक शक्ति है। यह उसकी ताकत का सबूत है। यह इस बात का सबूत नहीं है कि वो कमजोर हैं। जी नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है। एक अन्य चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि जैसा कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि सारी दुनिया को मिली। एक तो यह कि आप बेबाक तरीके से, ट्रांसपेरेंट ढंग से बोलें और साधारण ढंग से बोलें। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया और दो टूक भाषा में लिखा गया है। और ये जो दो टूक भाषा में बोलना, साधारण भाषा में बोलना, ये मार्क्स जो कि दुनिया का आधुनिक काल का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, आप सोचिए उसकी क्षमता देखिए। वह कितनी सरल भाषा लिख सकता है और दो टूक भाषा लिख सकता है, यह चीज सीखने की है। दूसरी चीज जो कि मार्क्स एंगल्स ने दोनों ने रेखांकित की, क्या मतलब है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्या मकसद है? वो कहते हैं कि मजदूर वर्ग को एक महान ऐतिहासिक अभियान के प्रति सजग करना और इस अभियान की अनिवार्यता का वैसा ही गहरा बोध उन लोगों तक पहुंचाना जो स्वयं मार्क्स एंगल्स के भीतर था। ये जो
शक्ति है कि जैसा मार्क्स एंगल्स सोचते थे वैसा ही एक साधारण मजदूर सोचे। ये हिस्टोरिकल सेंस, ये ऐतिहासिक बोध पैदा करना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लक्ष्य है। सेकेंड चीज जिसको कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंडरलाइन करता है वो ये कि जो पूंजीपति वर्ग है, हमारे यहाँ आजकल क्या है कि पूंजीपति वर्ग के प्रति जिसे जलेबी भाषा बहुत लिखी जा रही है, बोली जा रही है। वो कई दशक से चल रही है बीमारी जलेबी भाषा की, मतलब आप जिससे कि पूंजीपति को आराम से गप गप करके खा लें। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो सबसे तीसरी जो बुनियादी चीज है, जो दो मैंने पहले बताई, तीसरी वो है कि निर्मम भर्त्सना की शैली, पूंजीपतियों की, सामंतों की, जो दासों के मालिक थे उनके प्रति नजरिए की जो निर्मम भर्त्सना की शैली है, वो शैली हमें कायदे से एडॉप्ट करनी चाहिए। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि लास्की ने रेखांकित की है, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक वाक्यांश के पीछे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रत्येक वाक्यांश के पीछे दृढ़ बौद्धिक टकराव के निशान हैं। जो आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शंस थे हिस्ट्री में, वे बार बार प्रत्येक सेंटेंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। जब तक आप इन वैचारिक टकराव के, अंतर विरोधों के गर्त में नहीं जाएंगे, पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे, आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समझ में नहीं आएगा। वो कोई है, वो गीता की किताब नहीं है, गीता की तरह ये श्लोक पढ़ दिए और अर्थ पढ़ दिया, जी नहीं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रत्येक वाक्यांश के अंदर एक वैचारिक टकराव और अंतर्विरोध और संदर्भ छिपा हुआ है, जिसके गर्त में जाए बिना, उसे खोले बिना आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को समझ ही नहीं सकते, आपकी पकड़ में ही नहीं आएगा वो। एक अन्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो सामग्री है वो सारी समाजवादी सामग्री नहीं है। उसमें समाजवादी सामग्री भी है, उसमें तमाम ऐसे उदार बुर्जुआ चिंतकों की सामग्री भी है, उसमें ऐसे लोगों की भी सामग्री है जो कि उसके पहले हुए हैं। तो विभिन्न किस्म की विचारधाराओं की जो मूल्यवान चीजें थी और महत्वपूर्ण चीजें थी, उनको उसमें संकलित और संयोजित करने का काम बड़े कौशल के साथ में मार्क्स एंगल्स ने किया है। और मैं चूंकि समय हम लोगों के बीच में कम है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को डेफिनेटली उसमें अग्रणी भूमिका पहले नंबर पर मार्क्स की ही थी, लिखी है, एंगल्स ने माना है ये। लेकिन असल चीज जो है जिसे कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए वो ये कि उसके तमाम जो फॉर्मुलेशंस हैं, तमाम जो उसके सूत्र हैं, उनके निर्माण में एंगल्स की केंद्रीय भूमिका थी। और ये एंगल्स और मार्क्स के बीच के जो पत्राचार उपलब्ध हैं उनमें वो चीज डिटेल्स में अवेलेबल है। एंगल्स थोड़े से उदार थे तो वो मार्क्स को हमेशा तरजीह देते थे, सब कुछ कहते थे मार्क्स नहीं किया है, जबकि डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि एंगल्स ने क्या क्या चीज कंट्रीब्यूट की। तो लोग ये ना समझें कि एंगल्स की कोई जो है कोई सहयोगी की या सहायक की भूमिका थी, जी नहीं, एंगल्स की बहुत महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका थी। स्वयं मार्क्स ने अपने पत्रों में इसे स्वीकार किया है। एक अन्य पहलू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये कि ये जो जिस तरह की शैली में लिखा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें एक बात साफ है जो कि वो खुद कहते हैं, मार्क्स एंगल्स ने खुद लिखा है, अब हिसाब चुकाने का दिन नजदीक आ गया है। कमाल, इतना बड़ा जीनियस क्या कह रहा है, क्यों लिख रहे हैं हम, कि हम हिसाब चुकता करना चाहते हैं इन्होंने जो अब तक शोषण किया उसका। हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने किस तरह से शोषण किया है, और इसीलिए उन्होंने सबसे निर्मम भाषा का इस्तेमाल किया है पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। हम लोग क्या करते हैं, हम हिसाब चुकता करने के लिए नरम भाषा, फिर उसके बाद में उसके आश्रय में चले जाते हैं ना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ये चीज सीखे हम लोग कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्गों के हिसाब चुकता करने के लिए लिखा गया।
जी सर। अच्छा, देखिए पहली चीज तो यह है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो पूंजीपति वर्ग के बारे में क्या सोचता है, हम लोग ये जाने, चली जाने और बहुत गप नहीं, उनकी भाषा में जाने। उसमें ये चीज अंतर्निहित है कि आखिर ये जो आधुनिक राष्ट्र राज्य पैदा हुआ, इस आधुनिक राष्ट्र राज्य की भूमिका क्या है, इसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो लिखते हैं कि आधुनिक राज्य का कार्यकारी मंडल पूरे पूंजीपति वर्ग के सम्मिलित हितों का प्रबंध करने वाली कमेटी के अलावा और कुछ नहीं है। बेवजह आप मतलब मोदी को दोष देते रहते हैं। वो तो स्टेट काम यही करता है। 185 वर्ष पहले ये बात लिखी गई। हिंदुस्तान में अभी ये बात मोदी के आने के बाद समझ में आई है लोगों को। कांग्रेस जब तक थी तब तक समझ में नहीं आ रही थी। कम्युनिस्ट बार बार कह रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन 185वें वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जो राष्ट्र राज्य है उसका काम क्या है, पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करना। एक अन्य चीज जिसको कि वो रेखांकित करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि अब बहुत सारी परेशानियां हो रही है ना बिल्कुल तबाही मची हुई है। पहले थोड़ा साइलेंटली चल रहा था, थोड़ा सा ब्लंटली चल रहा है। तो अब भाषा जो है, अब देश अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया 185 वर्ष पहले, और याद रखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मार्क्स एंगल्स लिखते हैं पूंजीपति वर्ग ने जहां पर भी उसका पल्ला भारी हुआ वहां सभी सामंती पितृसत्तात्मक और काव्यात्मक संबंधों का जी काव्यात्मक संबंधों का अंत कर दिया। उसने मनुष्य को अपने स्वाभाविक बड़ों के साथ बांध रखने वाले तमाम नाना प्रकार के सामंती संबंधों को निर्ममता से तोड़ डाला। हेलो जी सर। अरे मेरा तो ये चीज ध्यान और रखें ये चीज ध्यान रखें कि कि मार्क्स ने कभी भी मार्क्स ने कभी किसी भी भी किस्म की किसी भी डिक्टेटरशिप किस्म का की समर्थन नहीं डिक्टेटरशिप किया। का समर्थन नहीं किया। जैसा कि आपने शुरू में जिक्र जैसे कि किया आपने था शुरू कि में जिक्र सरवारा किया की था कि तानाशाही, सरवारा की तानाशाही, उसके बारे में सिर्फ उसके एक बारे बात में कहना सिर्फ चाहता हूं। एक बात सरवारा कहना की चाहता हूं। तानाशाही का सरवारा मतलब की ये था कि तानाशाही का मतलब ये बहुमत था का कि शासन, बहुमत का शासन, और बहुमत वो जो और जनता बहुमत के वो द्वारा जो चुना जनता गया के है। द्वारा चुना गया है। और इसके लिए पेरिस और इसके लिए कम्यून की पेरिस कमेटी और कम्यून उसके की कमेटी चुनाव और उसके चुनाव को आदर्श के तौर को पर वे आदर्श पेश के तौर करते पर थे। वे पेश करते थे। मार्क्स डिक्टेटर नहीं मार्क्स थे। डिक्टेटर नहीं थे। मार्क्स स्वभाव से मार्क्स स्वभाव डेमोक्रेटिक थे, से डेमोक्रेटिक थे, और मार्क्सवाद और मार्क्सवाद स्वभाव से स्वभाव से लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सिद्धांत का सिद्धांत का प्रतिपादक प्रतिपादक विश्व दृष्टिकोण है। विश्व दृष्टिकोण है। जी जी। तो इस तरीके से आज हमने उस महान पिता का महान ग्रंथ, उस महान महाकाव्य, उस महान रचना को आज हम याद किया जो 185 साल पहले की गई, और आज तारीख भी वह जीवन। इससे एक बात है, एक चीज और एक चीज बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस हो जाएंगी तो मजा नहीं आएगा। पहली चीज ये कि मजदूर वर्ग स्वतंत्र रूप से पार्टी न बनाए। ये मैनिफेस्टो में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है। वो अपने मजदूर संगठन बनाए। वो लिखते हैं अन्य मजदूर वर्गीय पार्टियों के वरक्ष एक अलग पार्टी नहीं बनाए। वे अलग से अपने ऐसे संकीर्ण सिद्धांत भी नहीं बनाने जिनसे सरवारा आंदोलन को गढ़ना और शक्ल देना हो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पर्पस क्या है?
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पर्पज है मजदूरों के बीच में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की भावना पैदा करना। दूसरा पर्पज है ये जो स्वतंत्रता का जो जयघोष पूरी दुनिया में बज रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने बड़ी निर्ममता से इस बिंदु पर प्रकाश डाला है कि पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता का मतलब है बाजार की स्वतंत्रता। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि स्वतंत्रता है, जी नहीं, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। चाहे संविधान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लाख आश्वासन दे, यहाँ सिर्फ बाजार की स्वतंत्रता है और बाजार की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के पर्दे मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात 185 साल पहले मार्क्स एंगल्स ने रेखांकित की। और खुशी की बात बताऊं मैं आपको, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब भी संकट की घड़ी आती है, दो किताबें, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक कैपिटल। जब भी मंदी आती है ना, तो सारे बुर्जुआ बुद्धिजीवी वो अचानक फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पढ़ने जाते हैं और वो कैपिटल पढ़ने जाते हैं। और यही वजह है कि कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं। ये ना समझे लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लोग नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं।